नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभय गुप्ता और आज मैं आपके साथ एक फिर से नया सेशन, एक नई क्लास लेकर आया हूँ। हम लोग अभी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का सेशन कवर कर रहे हैं। कल आपको मैंने हिस्ट्री का सेशन कवर कराया जिसमें विजयनगर के बारे में हमने बात की थी। मैंने आपको विजयनगर के बारे में कल बहुत सारी डिटेल बताई थी और आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट। आज ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सामान्य भाषा में कहूं तो आप इस चैप्टर में इमरजेंसी के बारे में पढ़ने वाले हो। 1975 में जो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आर्टिकल 352 का यूज करके हमारे देश पर इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसका कारण बताया गया था आंतरिक गड़बड़ी यानी कि इंटरनल डिस्टरबेंस। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड अपन बहुत सारी बातें करने वाले हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा चैप्टर एक रिवीजन लेने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से चीजें समझिएगा और अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए। जहां कोई की पॉइंट लगे, आपको लगता है कि ये जरूरी है, उसको साथ साथ नोट करते रहिए और क्वेश्चंस का व्यवस्थित रूप से आंसर दीजिए। मैं इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को कवर करने का काम करूंगा। तो देरी ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, निम्न कथनों पर विचार करें। एक और चीज मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप आंसर करते हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। आपको उन लोगों के मैसेजेस को इग्नोर करना है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से आंसर देते हैं, जैसे आदर्श, अभिषेक, आपका दीपिका गुप्ता, ज्योति, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। सबके नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं, जिसमें निराली, कल एक सोनी के नाम से एक बच्चा आया था, इसके अलावा बीना, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जो आंसर देते हैं। तो ऐसे ही मैं बारी बारी से जिसका मुझे नाम हाईलाइट होता रहेगा मैं सबका नाम लूंगा। चलिए आज बात करते हैं अपने टॉपिक पे। आपको फालतू कमेंट पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, निम्न कथनों पर विचार करें। आपको निम्न कथनों पर विचार करना है और कथनों पर विचार करके क्या बताना है। सबसे पहले देखो, अरब इजराइल युद्ध के कारण भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति बहुत बढ़ गई थी, यानी कि 1973 में अरब इजराइल वॉर हुआ और इस वॉर की वजह से क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके देश में कच्चे तेल की आपूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, यानी कि कच्चा तेल भारत में बड़ी मात्रा में आने लगा था। पहला स्टेटमेंट। 1971 के युद्ध के बाद यूएसए ने आर्थिक मदद रोक दी, यानी कि 1971 का जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तो इसकी वजह से अमेरिका से मिलने वाली जो आर्थिक मदद थी अमेरिका ने उसको रोक लगा दी। बहुत अच्छी बात है। सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट। 1970 के दशक में मार्क्सवादी राजनीतिक दलों ने बड़े आंदोलन किए। 1970 के दशक में डिफरेंसेस को कम करने के लिए, विभिन्न जो असमानताओं को कम करने के लिए कई बड़े आंदोलन किए गए। आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा से कथन सही है। आपसे पूछा है कौन सा से कथन सही है। एक सेकंड के लिए मैं हट रहा हूं, आप लोग इसको पढ़िए। अभी मैं आपको इंग्लिश में भी इसका दिखाऊंगा तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, अरब इजराइल युद्ध के कारण भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति बहुत बढ़ गई थी। जी नहीं, अरब इजराइल युद्ध के कारण कच्चे तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से भारत में खाद्यान्न वस्तुओं के जो ट्रांसपोर्टेशन था उसकी कॉस्ट महंगी होने लगी थी, जिसकी वजह से एसेंशियल वस्तुओं के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसके कारण जनता में असंतोष पैदा होने लगा सरकार के विरुद्ध। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। 1970 युद्ध के बाद यूएसए ने आर्थिक मदद रोक दी, बिल्कुल सही बात है। 1970 के दशक में बड़ी मात्रा में मार्क्सवादी आंदोलन देखने को मिले, यह भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 सही है और आपसे सही पूछा है तो कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि 2 और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है और इसका आंसर क्या है, बी। आपको याद रखना है आपातकाल की एक आर्थिक पृष्ठभूमि थी, यानी कि आर्थिक तौर पर भारत की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन वो नारा असफल होने लगा था। अरब इजराइल युद्ध के कारण एसेंशियल वस्तुओं के दाम बढ़ गए थे, मानसून फेलियर हो गया था, बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर थी। इन सारे कारणों के चलते एक बैकग्राउंड तैयार होने लगा आपातकाल का, जो इस क्वेश्चन में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन बी। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, क्या है?
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको कंसीडर करनी है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि अरब इजराइल वॉर की वजह से हमारे देश में ऑयल की सप्लाई बढ़ी, जी नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर अगेन इसका भी क्या होगा, बी। आप इंग्लिश में जिनका है वो स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर देख सकते हो, ठीक है। चलिए साथ साथ आंसर दिया करिए, मजा आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इजी सा क्वेश्चन है। निम्न में से किस नेता ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, यानी कि कौन नेता था जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, इंग्लिश में बोलूं तो टोटल रेवोल्यूशन का नारा निम्न में से किस नेता के द्वारा दिया गया। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन डी है चारू मजूमदार। जरा बताइए किस नेता के द्वारा कौन सा नारा, टोटल रेवोल्यूशन यानी कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। तो आप बताओगे, जल्दी जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल, मैं आपके आंसर्स देख रहा हूं, आप लोग जरा जल्दी जल्दी आंसर्स देने का काम करिए। क्या है इसका, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं बताता हूं इसका आंसर। निम्न में से किस नेता ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, तो आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। आपको याद रखना है 1974 का बिहार आंदोलन, और इन्होंने बिहार आंदोलन को, बिहार में जो छात्रों का मूवमेंट था उसको लीड किया, और वहीं पर टोटल रेवोल्यूशन का नारा इनके द्वारा दिया गया। राम मनोहर लोहिया का क्या है, गैर कांग्रेसवाद। सबके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं। राम मनोहर लोहिया का क्या है, गैर कांग्रेसवाद। ये क्लास सिर्फ सीयूटी के लिए नहीं है, आपका जो पेपर है अभी पॉलिटिकल साइंस का, उसमें ये बहुत मदद करने वाली है। सो एज अ रिवीजन अच्छे से देखिए यहां पे। तो गैर कांग्रेसवाद का नारा विचार किसने दिया, तो आंसर है राम मनोहर लोहिया ने। जॉर्ज फर्नांडिस, रेल हड़ताल, रेल हड़ताल, तो रेल हड़ताल इन्हीं की लीडरशिप में हुई थी, कब, 1974 में। तो ये आपको याद रखना है, रेल हड़ताल इन्हीं की लीडरशिप में आपको देखने को मिली थी, ठीक है। फिर उसके बाद चारू मजूमदार, आपको याद रखना है 1967 में जो नक्सलवादी आंदोलन था, नक्सलवादी आंदोलन, उसके ये नेता थे चारू मजूमदार। याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा सीपीआईएम नाम की पार्टी बनाई गई थी। तो चारू मजूमदार का संबंध इससे है। तो आगे बढ़े, तो निम्न में से किस नेता ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, और आंसर इज जयप्रकाश नारायण। राम मनोहर लोहिया का संबंध किससे है, जल्दी बताओ। तो राम मनोहर लोहिया का संबंध है गैर कांग्रेसवाद से, नॉन कांग्रेसिज्म से। जॉर्ज फर्नांडिस रेल हड़ताल, और चारू मजूमदार नक्सलवादी आंदोलन। तो चारों के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इंग्लिश में भी पढ़िए। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर गेव द स्लोगन ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। तो आंसर है जयप्रकाश नारायण के द्वारा टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया गया था जब आपातकाल के समय के दौरान। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण का नाम अच्छा नाम है, याद रखिए। अगला, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से परिभाषित किया, यानी कि जो केशवानंद भारती केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या परिभाषित किया, आपको याद होना चाहिए। 1970 के दशक में सरकार तथा न्यायपालिका के बीच में कई मुद्दों को लेकर तनातनी देखने को मिली। सबसे पहला कि क्या सरकार मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है, न्यायपालिका अधिकार नहीं कर सकती। क्या सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, तब भी कहा कि नहीं कर सकती। क्या सरकार राइट टू प्रॉपर्टी को हटा सकती है, तब भी कहा गया नहीं कर सकती। तो ऐसे में तनातनी देखने को मिली, और इसी तनातनी के बीच एक केस आया जिसे मैं और आप केशवानंद भारती वर्सेस बनाम केरल राज्य के नाम से जानते हैं, जो 1973 में आया था और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा केस है। तो इस केस में पूछा है कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से किसे परिभाषित किया था, जरा बताइए किसको परिभाषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप बताओगे, सबसे पहले क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन की सीमा को तय किया था, ऑप्शन बी संविधान के मूलभूत ढांचे को तय किया था, ऑप्शन सी सरकार को संशोधन करने पर रोका था, या डी इनमें से कोई नहीं। जरा जल्दी से आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का, कि केशवानंद भारती केस इनमें से किससे रिलेटेड था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, जरा बताइए केशवानंद भारती केस के समय भारत का सीजीआई कौन था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था। और एक और बात बताइए, भारत के जो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है। ये 2 क्वेश्चन है, इनका आंसर्स कमेंट में कमेंट करिएगा। चलिए मैं बताता हूं। तो केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, और इसी केस में संविधान के मूल ढांचे को तय किया गया था, यानी कि संविधान के मूल ढांचे को तय किया गया था। यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूलभूत ढांचा टच नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर टच नहीं होना चाहिए। यह बात कही सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में, केशवानंद भारती केस में। और एक और बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केस मूलभूत ढांचा क्या होगा यह भी हम तय करने का काम करेंगे। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई केशवानंद भारती केस के तहत। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंग्लिश में पढ़िए इसका। क्या है, इन द केशवानंद भारती केस
द सुप्रीम कोर्ट डिफाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिफाइन किया, तो मैंने बताया द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूलभूत ढांचे को निर्धारित करने का काम किसने किया था, तो आंसर है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। अच्छे से याद रखिएगा, यहां पे 2 क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस न्यायाधीश ने इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अवैधानिक घोषित कर दिया, यानी कि कौन सा न्यायाधीश था जिसने इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को इलीगल घोषित कर दिया, अवैधानिक घोषित कर दिया, जरा बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए एन रे, ऑप्शन बी जगमोहन लाल सिन्हा, ऑप्शन सी एच जे कानिया, ऑप्शन डी संजीव खन्ना, जरा बताइए क्या होगा इसका। यहां पे देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बताते चलिए, मैं देख रहा हूं आप लोगों के कमेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे लोग बहुत अच्छे से कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाओ, जिससे कि ये चैनल भी थोड़ा सा अच्छे से आगे बढ़े। वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं। तो किस न्यायाधीश ने किया, ए एन रे ने नहीं किया, तो आंसर है जगमोहन लाल सिन्हा ने। हुआ क्या था, 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा, किससे, रायबरेली से, और इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जो चुनाव लड़ रहे थे उनका नाम था राजनारायण, राजनारायण नारायण। तो राजनारायण जो थे वो सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे, कौन सी पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से। तो हुआ क्या, इस चुनाव में राजनारायण हार गए। तो जब राजनारायण हार गए तो इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन डाली और उस पिटीशन में कहा कि इंदिरा गांधी ने 1971 में रायबरेली से चुनाव जीतने के लिए सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल किया है और चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना एक अपराध है। इसी बात की सुनवाई करते हुए जगमोहन लाल सिन्हा ने 1971 के चुनाव को इंदिरा गांधी को अवैधानिक घोषित कर दिया, और जैसे ही अवैधानिक घोषित किया वैसे ही इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने उनके डिसीजन पर स्टे लगाया और यह कहा कि इंदिरा गांधी एमपी भी रहेगी, पीएम भी रहेगी, लेकिन जब तक हमारा फैसला नहीं आ जाता तब तक वो संसद की कार्यप्रणाली में भाग नहीं ले सकती, जिसकी वजह से ही बाद में आपातकाल लगाया गया। तो आंसर क्या होगा, किसने अवैधानिक घोषित किया, जगमोहन लाल सिन्हा ने। अब एच जे कानिया कौन है, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। संजीव खन्ना कौन है, प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम है संजीव खन्ना। और ए एन रे कौन है, तो याद करिए सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है, वरिष्ठ न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। लेकिन 1973 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, याद करिए, इंदिरा गांधी ने वरिष्ठ को इग्नोर करके एक यंग जज थे उनको, ए एन रे को चीफ जस्टिस बनाया था, इस वजह से डिस्प्यूट और ज्यादा बड़ा था। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि निम्न में से अवैधानिक घोषित किसने किया, तो जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैधानिक घोषित किया था। इंग्लिश में इसका नहीं दे रखा, मैं आपको अलग से दे दूंगा। नेक्स्ट, राजनारायण का संबंध निम्न में से था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर दिया, जल्दी दीजिए। राजनारायण का संबंध निम्न में से था, जल्दी बताओ, राजनारायण का संबंध निम्न में से किससे था। ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, ऑप्शन बी सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, ऑप्शन सी इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए क्या होगा, राजनारायण का संबंध इनमें से क्या था। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बहुत आसान सा है। तो आंसर है राजनारायण सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ा था और बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन डाली और यह कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट से कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव लड़ा था, सरकारी मशीनरी का उपयोग किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा यहां पे, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का आगे बात करते हैं। तो अभी मैंने बताया राजनारायण वॉज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर है सोशलिस्ट पार्टी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन अगेंस्ट इंदिरा गांधी फ्रॉम द रायबरेली, रायबरेली से जिन्होंने 1971 में चुनाव लड़ा था वही है। चलिए आगे, चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस नेता ने कहा कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यानी कि किस नेता ने यह कहा कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, किस नेता के द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए आपके सामने है, देखिए जरा क्या है ऑप्शन ए में, क्या वो डी के बरुआ हैं, क्या वो के कामराज हैं, सी मोरारजी देसाई है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी सोचिए और जल्दी जल्दी इसका आंसर देने का काम करिए, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का कि किसने कहा इंदिरा ही इंडिया है और इंडिया ही इंदिरा है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई। बिल्कुल, मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, बहुत अच्छे से कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगता है जब आप अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो, तो वेरी गुड। चलिए चलिए आगे मैं बताता हूं किसने दिया ये स्टेटमेंट, आंसर है डी के बरुआ ने। डी के बरुआ के द्वारा कहा गया इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय डी के बरुआ। किसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट, डी के बरुआ के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई। दूसरा, के कामराज के बारे में क्या है, इन्होंने कामराज प्लान दिया, कामराज प्लान, जरा बताइए कामराज प्लान क्या था। तो कामराज प्लान था
इन्होंने कहा 1963 में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए और यंग नेताओं को अवसर प्रदान करने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने मिड डे मील की शुरुआत की। मिड डे मील की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की गई। और इनका संबंध कौन से स्टेट से था? तो इनका संबंध था तमिलनाडु से। किससे, कौन से स्टेट से था? तो इनका संबंध तमिलनाडु से था। यह भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं के कामराज की। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा। मोरारजी देसाई आपको याद रखना है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बाद में कांग्रेस सिंडिकेट में शामिल हो गए और देश के पहले कांग्रेसी पीएम बने 1977 में। कौन सी पार्टी से? जनता पार्टी से पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने। ये आपको याद रखना है मोरारजी देसाई के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि किसने बोला, देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर सेड दैट इंदिरा इज इंडिया इज इंदिरा? तो आंसर है डी के बरुआ। ये स्टेटमेंट किसकी है? डी के बरुआ की स्टेटमेंट है, दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों पर विचार करें। आपको निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। जरा करते हैं विचार। आपातकाल की घोषणा आंतरिक गृह युद्ध के कारण हुई। आपातकाल की घोषणा आंतरिक गृह युद्ध की वजह से हुई, पहली स्टेटमेंट। दूसरा, आपातकाल के समय फखरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति बने। ये कह रहे हैं आपातकाल के समय फखरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति बने। तीसरा, आपातकाल का समर्थन सभी विपक्षी दलों के द्वारा किया गया। आपातकाल का समर्थन सभी विपक्षी दलों ने किया। तो दूसरा पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि कौन सा कथन से कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है। देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट पूछे, जरा बताओ कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैं साइड में हो रहा हूं, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से दोबारा, जिससे कि पॉज करके आप पढ़िए, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर दीजिए, पार्टिसिपेट करिए प्रॉपर, ग्रेट। चलिए बात करते हैं। अब देखो क्या है, आपातकाल की घोषणा आंतरिक गृह युद्ध के कारण हुई। जी नहीं, आपातकाल की घोषणा का कारण क्या बताया? आंतरिक गड़बड़ी, ना कि आंतरिक गृह युद्ध। यानी कि पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है और आपको सही नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट ही छांटनी है। दूसरा, आपातकाल के समय फखरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही बात है। आपातकाल का समर्थन सभी विपक्षी दलों ने किया। जी नहीं, आपातकाल का समर्थन सभी विपक्षी दलों के द्वारा नहीं किया गया। तो एक स्टेटमेंट ये और एक स्टेटमेंट दे। एक देखिए 1 और 3 किसमें है? तो आंसर है ये, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि 1 और 3 इसका आंसर होगा। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं और आपसे गलत स्टेटमेंट ही पूछी है, तो आपको याद रखना है गलत स्टेटमेंट 1 और 3। अब यहां पे पढ़ लीजिए एक बार, इंग्लिश में क्या पूछा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड ड्यू टू द इंटरनल सिविल वॉर। जी नहीं, मैंने बता दिया, इंटरनल डिस्टर्बेंस, नॉट सिविल वॉर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखिए, इसकी वजह से किया गया। दूसरा, फखरुद्दीन अली अहमद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द इमरजेंसी। सही बात है, इमरजेंसी वॉज सपोर्टेड बाय ऑल अपोजिशन पार्टीज। इमरजेंसी को ऑल अपोजिशन पार्टीज ने सपोर्ट किया। ये भी बात बिल्कुल सही है। सही है, गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्या है? दिए गए कथनों के आधार पर निम्न नेता की पहचान करें। आपको दिए गए कथनों के आधार पर एक नेता की पहचान करनी है। कौन सा नेता है? ध्यान से सुनो। यह जनता पार्टी की सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे, यानी कि ये जनता पार्टी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। दूसरा, इनके द्वारा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी बनाई गई, यानी कि इनके द्वारा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम की पार्टी बनाई गई। आपसे पूछा है कौन नेता है? क्या ये चरण सिंह है? क्या ये राजनारायण है? क्या ये जगजीवन राम है? या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं? जरा बताइए कौन है ये, जल्दी बताइए। इन नेता का नाम पहचान करिए। यह जनता पार्टी की सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे, इनके द्वारा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी बनाई गई। क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। बिल्कुल, चलिए मैं बताता हूं। ये जनता पार्टी की सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे, सही बात है। इनके द्वारा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी बनाई गई। किसकी बात हो रही है? जगजीवन राम की। तो जगजीवन राम ही थे जिन्होंने जो जनता पार्टी की सरकार में उप प्रधानमंत्री भी रहे और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम की पार्टी इन्होंने बनाई थी। राजनारायण के बारे में बता चुका हूं। चौधरी चरण सिंह ये देश के पीएम रहे थे 4 महीने के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने भारतीय जनसंघ नाम की पार्टी बनाई, जो आजकल बीजेपी के नाम से जानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहां बी गलत लिखा हुआ है, सी होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जगजीवन राम आपको याद रखना है। हमारे क्या रहे? जल्दी बोलो, हमारे क्या रहे? तो हम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम की पार्टी बनाई। उप प्रधानमंत्री और पहले लेबर मिनिस्टर, भारत के पहले श्रम मंत्री भी जगजीवन राम रहे थे, याद रखिएगा। आगे तो क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लीडर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट। ही वाज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इन द जनता पार्टी गवर्नमेंट एंड अ पार्टी कॉल्ड कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी फॉर्म्ड बाय हिम। तो किसकी बात हो रही है? जगजीवन राम की बात हो रही है। क्या होगा इसका आंसर? जगजीवन राम। अगले क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 9।
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन निम्न में से सही नहीं है आपको बताना है। बताइए जरा कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। सही नहीं है रॉन्ग स्टेटमेंट। ये कह रहा है भारतीय लोकदल चौधरी चरण सिंह ने बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम ने बनाई, भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई, सोशलिस्ट पार्टी मीनू मसानी ने बनाई। जरा बताइए कौन सा होगा, कौन सा कथन इनमें से गलत है? तो देखिए, भारतीय लोकदल चरण सिंह बिल्कुल सही बात है, 4 महीने के लिए पीएम भी रहे, इनका संबंध यूपी से था। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, सही बात है, बिहार से था इनका संबंध। कौन से स्टेट से? बिहार से, और भारत के पहले श्रम मंत्री भी थे और जनता पार्टी की सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे। भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बिल्कुल सही बात है। कब बनी? 1952 में। इनका संबंध वेस्ट बंगाल से था। किससे? वेस्ट बंगाल से था। सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, तो यहीं पे गलत है, आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या? डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला? निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आंसर है डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी होगा। बिल्कुल ऐसे ही आंसर दिया करिए तुरंत, मेरे बोलने से पहले पता लगना चाहिए। यू आर द स्टूडेंट ऑफ अभय गुप्ता। कहां पढ़ते हैं जी? चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पढ़ रहे हैं। तो ये मैं चाहता हूं, और जिस दिन रिजल्ट आए ना, जिस दिन पेपर दे के आओ 12 के 12 एमसीक्यू सही, और जब नंबर आए तो 95 96 ऐसे में, कोई 100 ऐसे में नंबर आए, ये मैं चाहता हूं। थोड़े दिन की मेहनत, लेकिन रिजल्ट शानदार रहेगा। ठीक है, शानदार रहेगा। तो फालतू चीजों में ध्यान नहीं, ओनली फोकस ऑन योर गोल। सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों पर ध्यान आपको रखना है। चलिए बिना बातें करें आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी मैचिंग गलत है? नॉट करेक्ट अभी मैंने बताया, तो आंसर है सोशलिस्ट पार्टी। यहां पर मीनू मसानी की जगह क्या होगा? आचार्य नरेंद्र देव होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद थोड़ा सा 1 मिनट का रेस्ट लेंगे। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कह रहा है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक मैगजीन थी क्या? कन्नड़ कवि शिवरांत कारंत, कांग्रेस नेता फणीश्वर नाथ रेणु, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा मिलान सही है? सॉरी, यहां पूछा है सही है, सही नहीं है। कौन सा मिलान सही है? तो ध्यान से बताइए, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पत्रिका नहीं थी भाई, अखबार था। क्या था? अखबार था। कन्नड़ कवि शिवनाथ कारंत, यही सही है, कन्नड़ कवि थे शिवनाथ कारंत, जिन्होंने आपातकाल का विरोध करते हुए अपना पद्म पुरस्कार वापस दे दिया था। इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था, इन्होंने उसको वापस दे दिया था। कांग्रेस नेता फणीश्वर नाथ रेणु नहीं, हिंदी कवि थे, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, और इन्होंने भी वापस दे दिया था। तो क्या होगा इसका आंसर? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कौन सा सही है? तो बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज करेक्ट? तो आंसर है कन्नड़ा पोएट शिवनाथ कारंत इज अ करेक्ट। देखिए, तैयारी ना सबसे बोरिंग प्रोसेस होता है। कोई नहीं चाहता तैयारी करना, सब रिजल्ट की तरफ भागते हैं, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। लेकिन तैयारी का अपना मजा है, और तैयारी जितनी हाइड करके की जाए, जितनी दुनिया से छिपा के की जाए, उतना उसका परिणाम अच्छा होता है। याद रखिएगा, आपको अपने तैयारी के राज किसी को नहीं बताने होते हैं। पढ़ाई एक हिडन तरीका होता है, ना कि प्रचार करने का तरीका। अरे प्रचार तो अपने आप हो जाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा। तो तैयारी करो, लेकिन गा के नहीं कि मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूं, 20 घंटे पढ़ रहा हूं, 15 घंटे पढ़ रहा हूं। जी नहीं, इंटरनली करिए, तब तक पढ़िए जब तक आत्मा अंतर से संतुष्ट ना हो जाए। तैयारी करने का मजा वो है। और कहते हैं ना कि हिडन तरीके से तैयारी करिए। जब आप हिडन तरीके से तैयारी करोगे ना, सफलता अपने आप शोर मचा देगी। आपको क्या शोर मचाना है? तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 10 का। आप चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? देखिए जरा 11 का आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्या है? आपातकाल में से निम्न में से कौन सा सबक सीखने को, आपातकाल से निम्न में से कौन सा सबक सीखने को नहीं मिला? आपातकाल से कुछ सबक आपको सीखने को मिले थे, तो पूछ रहा है कौन सा सबक सीखने को नहीं मिला। तो देखो, भारत से लोकतंत्र को हटाया नहीं जा सकता, आपातकालीन प्रावधानों में कुछ कमियां थी, आपातकाल ने नागरिकों को अधिकारों के प्रति जागरूक कर दिया, आपातकाल कभी नहीं लगाना चाहिए। कौन सा सबक हमने सीखने को मिला? ध्यान से एक बार पढ़िए इसको, 1 सेकंड में मैं आपको टाइम दे रहा हूं, तब तक आप इसको पढ़िए, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपातकाल से हमने कौन कौन से सबक सीखे। देखिए अब जरा,
1975 में आर्टिकल 352 का यूज करते हुए इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। जब आपातकाल की घोषणा की गई उस समय हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने आंतरिक गड़बड़ी का आधार बनाकर, इंटरनल डिस्टर्बेंस बनाकर इमरजेंसी इंपोज की, और यह इमरजेंसी 18 महीने चली। 18 महीने के बाद ये इमरजेंसी जैसे ही खत्म हुई तो उससे हमने कुछ लेसन सीखे, कुछ सबक सीखे। पहला सबक क्या सीखा? भारत से लोकतंत्र नहीं हटाया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपातकाल के बाद चुनाव हुए और चुनाव के बाद एक बार फिर से डेमोक्रेसी आ गई। इसी वजह से लोग कहने लगे कि इंडिया से डेमोक्रेसी नहीं हटाई जा सकती, इंडिया के रूह में डेमोक्रेसी बसती है, इसीलिए भारत से लोकतंत्र को अलग नहीं किया जा सकता। पहली चीज। दूसरा, आपातकालीन प्रावधानों में कुछ कमियां थी। बिल्कुल सही बात है। आपातकाल के कुछ प्रावधानों में आर्टिकल 352 में यह बोला गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन यह नहीं बताया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है। तो फिर बाद में इसको ठीक किया गया और 40 इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह यह शब्द इस्तेमाल किया गया कि अब जब भी आपातकाल लगेगा तो यह रखा जाएगा आर्म्ड वेयर्स रेवेलियन, यानी कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जाएगा। इंटरनल डिस्टर्बेंस नाम का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। फिर आपातकाल ने नागरिकों के अधिकारों को प्रति जागरूक किया। बिल्कुल सही बात है, लोग बहुत ज्यादा जागरूक हुए, लेकिन आपातकाल कभी नहीं लगाया जाना चाहिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो यही सबक हमें सीखने को नहीं मिला। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कि ऐसा नहीं है इमरजेंसी को नहीं लगाया जा सकता, नहीं, इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, इमरजेंसी लगाई जा सकती है, आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये बात याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इज डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आइए। Which of the following lesson was not learned from the emergency? बता दिया मैंने, इमरजेंसी शुड नेवर बी इम्पोज, ऐसा नहीं है। अगर देश को जरूरत है, देश में सिचुएशन ऐसी बनी है, तो आंसर है इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी कभी इंपोज नहीं होगी। आगे ये क्वेश्चन, जनता पार्टी के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको जनता पार्टी की बात करनी है। आपको याद रखना है आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और हम लोग उसी जनता पार्टी की सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है देखो, 1971 के चुनाव में इसे 295 सीट मिली। ये कह रहे हैं कि जब आपातकाल के बाद 1977 में इलेक्शन हुए तो इस पार्टी को 295 सीट मिली। जनता पार्टी में मोरारजी देसाई राष्ट्रपति बने। ये कह रहे जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो मोरारजी देसाई को राष्ट्रपति बनाया गया। देखिए सही नहीं है, गलत पूछा है। जनता पार्टी में मोरारजी देसाई को राष्ट्रपति बने। 1977 के चुनाव के बाद जनता पार्टी में पीएम पद को लेकर होड़ देखने को मिली, या डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारी स्टेटमेंट सही है। तो बताइए जरा कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? देखिए जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं देख रहा हूं आप लोगों के कमेंट। करिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। चलिए बिल्कुल, अब देखो, जनता पार्टी में मोरारजी देसाई राष्ट्रपति बने। जी नहीं, राष्ट्रपति नहीं, पीएम, प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बने। तो यही स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो जाती है। तो जनता पार्टी में मोरारजी देसाई राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री बने, और वो याद रखिए पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। क्या थे वो? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो आंसर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। चौधरी चरण सिंह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है चौधरी चरण सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यह किसान नेता थे, इनके द्वारा भारतीय लोकदल नामक पार्टी बनाई गई, जनता पार्टी के टूटने के बाद ये भारत के पीएम बने, इनका संबंध हरियाणा राज्य से था। बताइए जरा कौन सा कथन इनके बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन इनके बारे में सही नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी, इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर है इनके बारे में क्या, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये इनका संबंध हरियाणा राज्य से था। जी नहीं, चौधरी चरण सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था, ना कि हरियाणा राज्य से। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। रॉन्ग ही आपसे पूछा है, तो रॉन्ग के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? डी। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चौधरी चरण सिंह? चौधरी चरण सिंह के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो आंसर है ही बिलोंग टू द स्टेट ऑफ हरियाणा। जी नहीं, ही बिलोंग टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्न में से कौन सा आपातकाल का परिणाम नहीं था? अभी निम्न में से कौन सा आपातकाल का परिणाम नहीं था? कौन सा आपातकाल का कॉन्सिक्वेंसेस नहीं था? मौलिक अधिकारों में कटौती की गई थी क्या? मीडिया में से सेंसरशिप की समाप्ति कर दी गई थी क्या? विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था क्या? सरकार के कार्यकाल को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? कौन सा सेंसरशिप का परिणाम नहीं था? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। कौन सा सेंसरशिप से रिलेटेड ही नहीं था, कौन सा सेंसरशिप का परिणाम नहीं था, वो आपको बताना है। तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर है
मीडिया से सेंसरशिप की समाप्ति। जी नहीं, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी कि आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकते। फिल्मों को पब्लिश होने से रोक दिया गया था, गानों के ऊपर भी रोक लगा दी गई थी। तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 14, आइए क्या है, देखिए पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिजल्ट ऑफ द इमरजेंसी एंड ऑफ सेंसरशिप फ्रॉम मीडिया। नहीं, इंपोज कर दी गई थी, सेंसरशिप लगा दी गई थी, एंड नहीं किया गया था, लगा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आई थिंक सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करें। आपातकाल 18 महीने चला। आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 की सहायता से की गई। आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन किया गया। यानी कि आपातकाल 18 महीने चला, आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 की सहायता से की गई, और आपातकाल के दौरान 42nd अमेंडमेंट किया गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। निम्न में से कितने कथन सही हैं? बताइए जरा, कितने कथन सही हैं इनमें से? ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से कितने कथन सही हैं? तो देखिए जरा, मैं बताता हूं। आपातकाल 18 महीने चला, बिल्कुल सही बात है। आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 की हेल्प से की गई, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 352 का यूज करके ही आपातकाल लागू किया गया था। जैसे क्या बोला गया था? इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लाया गया था। आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी के 3 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 352, 356 स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। ये 3 आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे आपातकाल से रिलेटेड। पार्ट जरा बताइए, पार्ट कौन सा है इमरजेंसी का? जल्दी बताइए, इमरजेंसी का कौन से पार्ट में? भारतीय संविधान में टोटल 22 पार्ट है, तो कौन से पार्ट में इमरजेंसी की बात की गई है? तो आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 की सहायता से की गई। आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन किया गया। निम्न में से कितने कथन सही हैं? तो जरा ध्यान से सुनोगे, देखोगे तो आप पाओगे सर सारे ही कथन सही है, यानी कि तीनों कथन सही है, तीनों के तीनों कथन सही हैं। आपातकाल 18 महीने चला, आपातकाल की घोषणा 352 की हेल्प से की गई, सही है। आपातकाल के दौरान 42nd 42वां संविधान संशोधन किया गया, यह भी बात सही है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये था आज का अपना सेशन जो हमने कवर किया। आई होप सो कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आ चुके हैं अपने लास्ट मोमेंट पे, और लास्ट मोमेंट क्या है? ये प्यारी सी स्माइल। अब जरा मुझे बता दीजिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ईमानदारी से बताइए कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं। जिन बच्चों के 10 से ऊपर क्वेश्चन सही हुए हैं, मैं मानता हूं कि उनकी तैयारी बहुत बेहतर लेवल पे चल रही है, बस थोड़ा सा अपने आप को पुश और देने की जरूरत है। जिनके 12 सही हुए हैं, एक्सीलेंट, और जिनके 15 में से 15 सही हुए हैं, दे आर डिजर्व दिस काइंड ऑफ फेस। और एक और बात, जो 10 से कम आ रहे हैं, अभी भी टाइम है कुछ दिन, अपने तैयारी को और धार आप दे सकते हो। मेरे साथ जुड़िए, क्लासेस को लास्ट तक देखिए, और बहुत मजा आएगा। ये आपको ना सिर्फ आपके पेपर में, ये आपको CUT में बहुत हेल्प करेंगी, ये बात याद रखिएगा। तो ये था आज का मेरा डिस्कशन। कमेंट में कमेंट करिएगा, कुछ और सुधार हैं आपके, क्योंकि मैं नया हूँ यूट्यूब पे। ऑफलाइन तो बहुत पढ़ा है, ऑफलाइन तो मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पे नया पढ़ा रहा हूँ। अगर कुछ आपको लगता है कि और रिफॉर्म हो सकता है तो उसका सजेशन जरूर दीजिएगा, जिससे कि मैं अच्छे से कर सकूं। अब बताइएगा, आवाज़ सब आती सही आती है, वीडियो क्वालिटी सही रहती है? अगर कुछ और रिफॉर्म है तो आप उनको भी बता सकते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करूंगा। तो ये थी क्लास, आप अच्छे से इसको देखिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, बोर्ड के लिए पढ़िए, उसके बाद CUT की तैयारी में लग जाइए, जिससे कि आप अपना मनपसंद कॉलेज पा सकें और अपने पंखों को एक नई उड़ान दे सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मिलूंगा ऐसी क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।